जब वायरलेस तकनीक पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो धरती एक विशाल मस्तिष्क में बदल जाएगी जो अपने हर हिस्से में प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगी। जरा सोचिए, निकोला टेस्ला का ये विजन कितना सटीक और भविष्यवादी था। आज की हमारी इस चर्चा की शुरुआत हम एक ऐसे शानदार आविष्कारक की कहानी से कर रहे हैं जिन्होंने आज की इस ग्लोबली कनेक्टेड दुनिया को सदियों पहले ही देख लिया था। तो चलिए निकोला टेस्ला की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। विजन बनाम वास्तविकता। ये कहानी है एक ऐसे जीनियस की जिसकी तकनीकी सोच अपने समय के वित्तीय और कॉर्पोरेट ढांचे से कई ज्यादा आगे थी। आज हम समझेंगे कि कैसे उनकी भव्य परिकल्पनाएं अक्सर उस दौर के कड़े कॉर्पोरेट पूंजीवाद की दीवारों से टकराकर टूट जाती थीं। भाग 1, दी वॉर्डनक्लिफ विजन। चलिए देखते हैं कि उनका वो सबसे बड़ा अधूरा सपना आखिर था क्या। अब जरा उनके वर्ल्ड सिस्टम के इन लक्ष्यों पर गौर करें। टेलीग्राफ और टेलीफोन का ग्लोबल कनेक्शन, यूनिवर्सल टाइम, दुनिया भर के स्टॉक टिकर्स का एक साथ चलना और तस्वीरों को दुनिया भर में कहीं भी भेजना। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल, ये सब आज के आधुनिक इंटरनेट का एकदम सटीक वर्णन है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि टेस्ला ने एक सदी से भी पहले इसे पूरी तरह से वायरलेस तरीके से काम करते हुए सोच लिया था। कोई तार नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लॉन्ग आइलैंड पर बना उनका वो विशाल 187 फुट का टावर सिर्फ जानकारी या रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करने के लिए नहीं था। उनका इरादा बहुत बड़ा था। वो धरती की प्राकृतिक ऊर्जा को इस्तेमाल करके पूरी पृथ्वी को ही एक परफेक्ट नेचुरल कंडक्टर बनाना चाहते थे, ताकि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से पूरी दुनिया को वायरलेस बिजली दी जा सके। है ना कमाल का आइडिया? भाग 2, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी क्रांति को ऊर्जा देना। लेकिन इतने बड़े सपनों के लिए पैसा और पहचान कहां से आई? आइए उनके शुरुआती सफल प्रयोगों को समझते हैं। थॉमस एडिसन के डायरेक्ट करंट यानी डीसी और टेस्ला के ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के बीच एक बहुत ही बुनियादी अंतर था। एडिसन का डीसी सिस्टम काफी सीमित था, ट्रांसमिशन रेंज कम थी, हर थोड़ी दूर पर पावर प्लांट चाहिए थे और कई इलाके बिना बिजली के रह जाते थे। इसके ठीक उलट टेस्ला का एसी सिस्टम एक असली गेम चेंजर था। इसमें ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता था और बड़े जनरेटिंग स्टेशनों से मीलों दूर तक बिजली बड़ी आसानी से भेजी जा सकती थी। और इस पूरी व्यवस्था को असल में कारगर बनाया पॉलीफेज इंडक्शन मोटर ने। ये एक ऐसी मोटर थी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करके एसी पावर पर बहुत कुशलता से काम करती थी। जब 1888 में टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को इसी खास मोटर के पेटेंट का लाइसेंस दिया, तो असल में उसी ऐतिहासिक कदम ने उस दौर के ऊर्जा वितरण के सपनों को एक भौतिक वास्तविकता में बदल दिया। भाग 3, द कॉर्पोरेट वॉर। लेकिन स्थापित एकाधिकार को चुनौती देना कभी भी शांतिपूर्ण नहीं होता। भविष्य की बिजली पर नियंत्रण का ये संघर्ष जल्दी ही एक बेहद कड़वे और डरावने अभियान में बदल गया। 1886 में वेस्टिंगहाउस ने प्रतिद्वंदी नेटवर्क पेश किया और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। हैरोल्ड ब्राउन नाम के व्यक्ति ने तो बाकायदा जानवरों पर एसी पावर का इस्तेमाल करके लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश की ताकि एसी को खतरनाक साबित किया जा सके। बाद में कुछ चोरी हुए पत्रों से यह भी साबित हुआ कि इस स्मीयर कैंपेन के लिए $5000 तक दिए गए थे। लेकिन इन तमाम साजिशों के बावजूद 1893 के शिकागो वर्ल्ड्स फेयर को रोशन करके जीत अंततः टेस्ला के एसी सिस्टम की ही हुई। भाग 4, चेजिंग वायरलेस पावर। इन कॉर्पोरेट लड़ाइयों से दूर टेस्ला वापस अपने सबसे बड़े जुनून, बिना तारों के बिजली भेजने की तकनीक की ओर लौट आए। कोलोराडो स्प्रिंग्स में किए गए उनके प्रयोग वाकई दिमाग चकरा देने वाले थे। वहां उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से 10 करोड़ वोल्ट्स, जी हां 100 मिलियन वोल्ट्स हासिल करके दिखाया। उन्होंने प्रायोगिक तौर पर यह साबित कर दिया कि कुछ ऊंचाई पर मौजूद विरल हवा बिजली के प्रवाह के लिए तांबे के तार से भी बेहतर काम कर सकती है। और इस अविश्वसनीय रूप से जटिल भौतिकी को सुरक्षित रूप से कंट्रोल करने के लिए उन्होंने खास वैक्यूम ट्यूब डिजाइन तैयार किए। हाई फ्रीक्वेंसी करंट और ल्यूमिनस डिस्चार्ज को मैनेज करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स का उपयोग करना, यह सब दिखाता है कि उनका विज्ञान अपने समय से कितने दशक आगे चल रहा था। लेकिन इतनी जबरदस्त तकनीकी प्रगति के बावजूद एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। उनके मुख्य फाइनेंसर जेपी मॉर्गन ने जब अपनी फंडिंग वापस खींच ली तो वॉर्डनक्लिफ प्रोजेक्ट पूरी तरह से आर्थिक पतन का शिकार हो गया। विज्ञान भले ही दूरदर्शी था, लेकिन वो 20वीं सदी की शुरुआत के उस कॉर्पोरेट पूंजीवाद के धैर्य और लालच से मेल नहीं खा पाया और अंततः
भारी कर्ज चुकाने के लिए 1917 में उस अधूरे शानदार टॉवर को कबाड़ के भाव बेचकर तोड़ दिया गया। भाग 5 पेटेंट्स, पतन और विरासत। आइए एक नज़र डालते हैं उस बौद्धिक संपदा पर जो टेस्ला अपने पीछे छोड़ गए। 311। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये उन न्यूनतम पुष्ट पेटेंट्स का नंबर है जो टेस्ला ने 5 महाद्वीपों के 27 अलग अलग देशों में सुरक्षित करवाए थे। ये उनके जीवन भर के अथक दिमाग और मेहनत का एक जीता जागता सबूत है। अब चूंकि पेटेंट भौगोलिक रूप से एक ही देश तक सीमित होते हैं, इसलिए उन्हें अपने एक ही मुख्य आविष्कार को सीमाओं के पार सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी वैश्विक लड़ाई लड़नी पड़ी। जैसे फ्रांस में 30, यूके में 29, बेल्जियम में 27। ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ अपनी खोजों को बचाने के लिए उन्हें कितनी भारी प्रशासनिक और कानूनी उलझनों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उनकी पेटेंट रणनीति में आपको एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक तरफ पंप और टरबाइन जैसी औद्योगिक चीजों को उन्होंने 22 देशों में बहुत ही आक्रामक तरीके से पेटेंट करवाया, लेकिन दूसरी तरफ चिकित्सा उपयोग के लिए जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट की खोज थी, उसे उन्होंने जानबूझकर बिना पेटेंट के छोड़ दिया ताकि मानवता इसका खुला फायदा उठा सके। इसके अलावा अमेरिकी अभिलेखागार में उनके 33 ऐसे पेटेंट आवेदन भी हैं जो कभी पास ही नहीं हो पाए। और इस तरह एक असली जिंदगी के प्रोमेथियस का एक बेहद मार्मिक अंत होता है। एक ऐसा शानदार दिमाग जो एक क्रूर पैसों के पीछे भागते युग से हार गया। आसमान से बिजली को जमीन पर लाने वाले इस इंसान की बेजोड़ सोच ही अंततः उसके व्यावसायिक पतन का कारण बनी। और 86 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के एक होटल में पूरी तरह से अकेले, बिना एक भी पैसे के, कबूतरों को दाना खिलाते हुए उनका निधन हो गया। तो जाते जाते इस गहरे सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा कि यदि उन कॉरपोरेट एकाधिकारवादी ताकतों ने बीच में फंडिंग नहीं रोकी होती, तो एक वायरलेस, विश्व स्तर पर जुड़े हुए संसार का यह दृष्टिकोण कितनी जल्दी हमारी वास्तविकता बन जाता। सोचिए, अगर नवाचार को उस युग के दिग्गजों द्वारा भूखा मारने के बजाय पोषित किया गया होता, तो आज हम तकनीकी रूप से कहाँ खड़े होते? इस चर्चा से हमारा यही उद्देश्य है कि हम इतिहास से सीखें और भविष्य की संभावनाओं को एक नई नज़र से देखें।